नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के दूसरी खेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम राजनीतिक के बारे में चर्चा करेंगे, खास करके चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को लेकर। और चिराग पासवान ने जो है क्या काट जो है ढूंढ निकाला है। बता दें कि जेडीयू एलजेपी को लेकर काफ़ी जो है आक्रामक है, और जिस तरीके से लोजपा के अंदर लगातार टूट करने की कोशिश कर रही है। आपको पता होगा केशव सिंह कैसे 200 कार्यकर्ताओं को लेकर जो है जेडीयू का दामन थाम लेते हैं और कहते हैं कि हम हर महीने की 18 तारीख को जो है लोजपा के कार्यकर्ताओं या नेताओं को जेडीयू में शामिल करवाएंगे। तो आरसीपी सिंह भी चिराग पासवान के नाम लेने पर किसी तरह से भड़कते हैं, ये स्पष्ट है। लेकिन अब चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं और जो तेवर और कलेवर उन्हें दिखाए हैं, ये बताता है कि चिराग पासवान पूरी तैयारी के साथ पटना पहुंचे हैं और उन्होंने फिर से जो है पूरा जो है मोर्चा खोल दिया है। हम बता दें चिराग पासवान के बारे में आपको बता दें कि उन्हें पूरे संगठन में बदलाव किया। सबसे पहले सारी कमेटी को भंग किया गया, और अब सबसे बड़ा जो पॉइंट है आपको बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी को बनाया गया है। उसके पहले उनके ही परिवार के लोग प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि लोजपा दलित पिछड़ों की राजनीति करती रही है, लेकिन अब जिस तरीके से एक ब्राह्मण को लोजपा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, ये बताता है कि चिराग पासवान पूरे तरीके से कायाकल्प करने के मोड में है और एक नई राजनीति करने के मूड में है। तो इसको लेकर आज हम अपने संपादक डॉक्टर मन मिश्रा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर चिराग पासवान की रणनीति क्या है, उनकी सोच क्या है और किस सोच के साथ वो नीतीश कुमार को मात दे पाएंगे। क्योंकि ये नीतीश कुमार काफ़ी जो कह सकते हैं एग्रेसिव है और चिराग पासवान को बख्शने के मूड में नहीं है। तो सर क्या लग रहा है, चिराग पासवान जिस तरीके से पटना पर आते हैं और जो तेवर और क्लेवर उन्होंने दिखाए हैं, जिस तरीके से एग्रेसिव हुए हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो डरे हुए हों या कहीं से संकुचित हों। वो लग रहा है कि पूरी तैयारी कमर कस के आए हैं। देखिए, वो डर का समय खत्म हो गया है जी। एक ब्रीफ फेज था जिसमें चिराग पासवान और उनकी पार्टी को इस बात का संदेह था कि हो सकता है कि भाजपा उन्हें नीतीश कुमार से लड़कर भी स्थान देगी और जगह दिलाएगी और बिहार में अपने साथ रखेगी। लेकिन जब भाजपा ने उनके ही एमएलसी को तोड़ लिया तो ये स्पष्ट हो गया कि अब भाजपा भी उनको लेकर बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं है। और एक और बात है कि एक ऐसे पुल की तरह इस्तेमाल किया गया जिसका इस्तेमाल होने के बाद उसे ध्वस्त कर दिया गया, कंधे पे बंदूक रख के चलाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चिराग पासवान इतने राजनीतिक रूप से नासमझ नहीं है, रामविलास के पुत्र हैं, थोड़ा बहुत तो राजनीति घर से ही सीख के आते हैं। और जिसका बाप बता देता हो सुबह में उठ के कि आज बारिश होगी, उसका बेटा रात तक छाता लेके ना घूमे तो मैंने कोई फायदा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चिराग पासवान दूरदर्शी राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि फिलहाल वो कुछ मिलने नहीं जा रहा है। जितना दूर तक क्षितिज दिख रहा है वहाँ तक चिराग पासवान के लिए कुछ नहीं है। तो उसके आगे की रणनीति की भी न तैयारी करेंगे। पार्टी को अपने परिवार से अलग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने देखा कि राजद किस तरह से पार्टी और परिवार के बीच में घिचपिचा जाती है। देखते हैं दोनों भाई के बीच में क्या आरोप भी लगता रहता है और विपक्षियों के लिए मौका हो जाता है कि परिवारवाद की पार्टी है। और वो समस्या खड़ा हो जाता है, कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी राधा बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं। तो समस्याएं तो होती हैं ना, जवाबदेही बनती है आपकी। बाकी कार्यकर्ता अगर कुछ करते हैं गलत तो आप उनको निकाल देते हैं पार्टी से। भाई को कौन निकालता है? भाई को निकालिएगा तो पता है क्या होगा? महाभारत में भाई को घर से निकाला गया था। तो वो कौन चाहेगा कराना। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार से लड़ने के बाद चिराग पासवान अपने ध्येय में काम कर सफल रहे जो चाहते थे। लेकिन इसका व्यक्तिगत नुकसान उन्हें बहुत पहुंचा। ये उस तरह है कि रावण की लंका में पहुंच गए थे और राम जी को तो जिता दिया हनुमान जी ने, लेकिन उनकी पूंछ जल गई। ये कुछ उसी तरह से हुआ है। चिराग पासवान की पूंछ जल गई और राम जी को तो फर्क पड़ना चाहिए था। राम जी को के प्रवक्ता कहते ही हैं कि चिराग पासवान हनुमान है। राम जी को फर्क ही नहीं पड़ा। सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है, जिस राम जी को सीने में हनुमान लेकर घूमता रहा, उस राम जी को हनुमान की पूंछ जलने पर कोई दिक्कतें नहीं है। वो अपनी लंका अलग बसा लिए हैं। तो ये कलयुग है, यहाँ पे कोई किसी का मित्र होता नहीं। और राजनीति में तो वैसे भी कहा जाता है कि अगर मित्र बना के आप चलते हैं तो आपको झटका लगना तय है। और नीतीश कुमार जैसे मित्र दूसरे साइड हो तो झटका तो 100% फिक्स हो जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस दौर में दिखाया जाता है कि अब क्या करेंगे, अब कैसे शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार का हम पहले दिन से क्यों पंचनामा करना शुरू कर दिए थे? सरकार बनी और नेक्स्ट डे से उनके एक क्रियाकलाप पर मेरी नज़र थी। मैंने गलत बोला था कि एक एक करके चिल्लड़ इकट्ठा कर रहे हैं, आज तक इकट्ठा कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैंने जब भाजपा के लेकर जितनी प्रेडिक्शंस की थी वो सारी सही हुई, क्योंकि हम हर व्यक्ति को देख रहे हैं। हम यहाँ तक कि बिहार के बहुत बड़े बड़े चैनलों ने दावा कर दिया था कि सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम बनेंगे,
हमने कह दिया था कि संभव नहीं है, पिछड़े समाज से बनना है। और 2 डिप्टी सीएम तो मतलब लगता है कि 3 साल पहले बाबा और मैंने खबर की थी, हमने कह दिया था कि 2 डिप्टी सीएम तो फिक्स है, सरकार किसी की बने। अगर महागठबंधन सरकार भी बनती तो 2 डिप्टी सीएम होता ही होता। वो परिस्थितियां आ गई हैं, पावर को डिसेंट्रलाइज आपको करना ही पड़ेगा, वरना सहयोगी बहुत उछल कर भाग जाते हैं जल्दी। देखिए, भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल दे रखा था, रालोसपा फिर भी कूद के भाग गई। नीतीश कुमार को सम्मान दिया था, वो भी उछल के भाग गए। मुकेश सहनी को दिया हुआ था, वो भी भाग गए। फिर वापस आने में भी देरी नहीं की, एक चुनाव बस 1.5 साल का हिम्मत कर पाए, उसके बाद फिर वापस आ गए। तो इतना जहाँ जमीन हिला हुआ हो वहाँ मकान कोई परमानेंट नहीं बनाता है, समझे। अब आते हैं मुद्दे पर। चिराग पासवान आगे की रणनीति लेकर आए हैं। उन्होंने संजय पासवान को अपना एक बड़ा जिम्मेदारी दिया, 2 लोगों को जिम्मेदारी दी, संजय पासवान जी को दिया, तो वो छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए, वो कोई बहुत बड़ी बात हो सकता है कि बैलेंस करने के लिए भी हो। वो तो अब उनकी पार्टी ही है तो देंगे, नहीं तो अब ओवैसी की पार्टी से मुसलमान जीत कर आए, इस पर चर्चा क्या करना है। ये तो उनका कोर है, 6 से 8% का वोट बैंक है, छोड़ के जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरा जो बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया, इतनी बड़ी घर की जिम्मेवारी थी, उसको हटाकर उन्होंने राजू तिवारी जी को दे दिया जिम्मेवारी। राजू तिवारी जी कौन है पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। राजू तिवारी राजन तिवारी जी के भाई हैं, जो कि पहले राजद में थे और फिर भाजपा में थे, बाहुबली विधायकों में उनका नाम आता है। राजू तिवारी जी खुद गोविंदगंज से आते हैं, और गोविंदगंज की एक कहावत है, वो कहावत हम जरूर कहेंगे, गंज में गोविंदगंज और सब गंजोली, यानी गंज में गोविंदगंज, अब बाकी सब जितना भी गंज है वो गंजुली है। एक गंज एक फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है वहाँ जहाँ से कर इकट्ठा किए जाते हो। तो अंग्रेजों का बनाया हुआ निज़ाम है, उस समय का, अंग्रेजों से पहले का ही है, मुझे लगता है मुगल काल का है, उस समय का बनाया हुआ ये निज़ाम है। यहीं टैक्स इकट्ठा हुआ करता होगा अलग अलग आसपास के इलाकों, तो जहाँ जहाँ गंज आप देखते हैं समझ लिए वहाँ टैक्स का इकट्ठा हुआ करता था। लेकिन कहा था ये गंज जो है, क्योंकि ब्राह्मण बहुल इलाका है, ब्राह्मणों का ज़बरदस्त दबदबा है, तीनों तरफ से जो है ब्राह्मण कैंडिडेट ही खड़े थे, लोजपा, भाजपा और कांग्रेस। और वहाँ आज तक कभी भी राजद जीत नहीं पाई है। राजद बहुत प्रयास कर चुकी है लेकिन जीत नहीं पाई है। और इस जगह पे खास बात ये है, 1952 से अब तक ब्राह्मण ही जीतते आए हैं इस सीट पर। केवल 2 बार ये सीट किसी और जाति के हाथ में गई, और वो भी भूमिहार के हाथ में गई है, 1969 और 1985। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंज ये ताकतवर गंज है। और यहाँ के ब्राह्मण को जो निर्दलीय जीत कर आया था, राजू तिवारी फर्स्ट टाइम जो जीत कर आए थे 2000 में, वो निर्दलीय जीत कर आए थे। उसके बाद 2015 में उन्होंने लोजपा का दामन थाम लिया था। 2020 में क्या हुआ आप देखें ही। और बताते हैं आपको एक बात, अंदर की बात है ये, हमने इशारा किया था लेकिन कभी खुल कर बताया नहीं। भाजपा और चिराग पासवान में कभी लड़ाई नहीं थी। अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दिया हुआ था, और बाकी सभी सीटों पर इन्होंने जिस तरह से जदयू को डैमेज किया, इससे कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा हुआ है। भाजपा भी जानती है ये बात, और भाजपा सॉफ्ट भी है। लेकिन राजू तिवारी जी के जो सीट थी गोविंदगंज, इस पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया था भाजपा ने, सुनील मणि तिवारी, जो कि जीते भी वहाँ से। सोचिए, सिटिंग विधायक था जहाँ से लोजपा का, वहाँ से भाजपा ने कैंडिडेट उतार दिया। लड़ाई तो होनी है ना। धोखा, मैंने कहा था कि आपको कि लोग कहते हैं धोखा चिराग ने दिया, लेकिन इस तरह से आप अगर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाजपा ने धोखा दिया। इस सीट पर चिराग पासवान को अपने विनिंग कैंडिडेट को उतारना ही था ना, और उन्होंने उतारा, भाजपा ने उनके खिलाफ कैंडिडेट दे दिया। तो इस जगह पे लड़ाई जो हुई भाजपा के साथ उनकी सीधी तौर पर, वो अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन जीते हुए कैंडिडेट को तो नहीं हटा सकते थे ना, ये संभव था। और इसकी वजह से इस जगह पर मामला गड़बड़ाया। इस सीट के बारे में एक खास कहावत भी है कि जो यहाँ आउट हुआ है उसको सेकेंड इनिंग में बैटिंग नहीं मिला है, लेकिन राजू तिवारी का पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ से दोबारा जीत कर आएंगे, और बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल की राजनीति बिहार की समझ लीजिए एक बार, कुछ भी अगर होना है तो वो बंगाल चुनाव के बाद ही होगा। अगर बंगाल चुनाव की परिस्थितियाँ भी अगर भाजपा के हिसाब से तय करेगी, भाजपा की करना क्या है, भाजपा की बड़ी हार होती है तो भूल ही जाइए कि बिहार में कुछ भूचाल आएगा। लेकिन भाजपा अगर प्रचंडता से जीत कर आती है, यूपी में कुछ बढ़िया हो जाता है, तो फिर आप निश्चिंत रहिए कि बिहार में भी बढ़िया बढ़िया खाने का मन करेगा। तो उसके लिए ज़बरदस्ती का प्रयोजन बना लिया जाता है, क्या जन्मदिन है, आज ये है वो है, तो प्रयोजन बना लिया जाएगा। लेकिन तब तक नीतीश कुमार के साथ ही भाजपा रहेगी, और चिराग पासवान का कोई
इसमें स्थान नहीं बनता है। यहाँ तक कि देखिए कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेने की बात की थी और उस पर भी वो खिल गए, उनको भी साथ लिया नहीं। अब खबर आ रही है कि मैंने मर्जर होगा, उसकी कागज तैयार किया जा रहा है वशिष्ठ नारायण के माध्यम से। वशिष्ठ नारायण दिन भर मन लगे हुए हैं कि कैसे हूँ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय करा लें अपनी पार्टी में। दोनों तरफ से हाजिर और नाजिर होना बाकी है अभी। लेकिन चिराग पासवान का तो कुछ नहीं होगा इस इंडिया में। उनको तो नीतीश कुमार आने ही नहीं देंगे। और भाजपा के पास सबसे बड़ी समस्या है कि अगर नीतीश कुमार की बात नहीं मानेंगे सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या भाजपा जाना चाहेगी? नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन आगे की रणनीति है, चिराग पासवान ने आगे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। हमारे पास कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि चिराग पासवान की नज़र राजू तिवारी को सामने लाने के बाद, गोविंदगंज की पूरी कहानी बताने के बाद आपको मैं अब समझा सकता हूँ इस बात को कि ब्राह्मण वोट बैंक पर नज़र है चिराग पासवान की। अब आप कहिएगा ये कैसे संभव है? केवल एक राजू तिवारी का ठेकेदार थोड़ी है, सब पूरा ब्राह्मण समाज का। लेकिन एक बता दें कि दो भाई हैं, एक इधर हैं और एक उधर हैं भाजपा में। दो तरफ हैं तो भाईचारा तो चलेगा ही ना। और एक बड़ी बात समझ लीजिए, राजू तिवारी को जब जिम्मेवारी दी जाती है पार्टी की, तो राजन तिवारी का भी वहाँ पर जो भार है, वो प्रभार है, वो बढ़ता है, वो ताकत बढ़ता है। और भाजपा के साथ सीधा रिश्ता साबित कर देते हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार को तमाचा मारने के लिए। देखिए, यहाँ गोतियारू चल रहा है, आपका जो दोस्ती हो टेम्पोररी अरेंजमेंट है, हमारा तो पुराना है। और एक और बात आपको बता दें कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है ना, ये बड़ा वोलेटाइल वोट बैंक रहा है बिहार की राजनीति में। शुरुआत कांग्रेस से इसने की, कांग्रेस का कोर वोट बैंक रहा। कांग्रेस से छटका तो भाजपा के पास गया, और अब भाजपा से छटक के लोजपा के पास नहीं जा सकता है। भाजपा ने जिस तरह से इस सीट पर चिराग पासवान को झटका दिया, चिराग पासवान भी तो भाजपा को थोड़ा सा बिना देखे भय बिन होत न प्रीत, राजनीति में तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा आपको, उस वोट बैंक में से इन्वारी करने का एक खांचा बनाना पड़ेगा, ताकि भाजपा को इस बात का डर लगे। भाजपा छोटी छोटी छत्रपों को लेकर आती है बिहार में वोट बैंक डिस्टर्ब करने के लिए। राजद का आरोप तो लगता ही ना है, क्यों राजद का वोट बैंक डिस्टर्ब कर देंगे, यादवों को डिस्टर्ब कर देंगे, मुसलमानों को डिस्टर्ब कर देंगे, तो हमारा वोट बैंक जो है वो प्रभावी हो जाएगा। चिराग पासवान नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे मेरे आंकड़े जो पिछले बार वाले हैं, थोड़ा सा इसमें बढ़ा है, घटा नहीं है। ब्राह्मण 5% है बिहार में, भूमिहार 6% है, राजपूत 5% है और कायस्थ 2% है। इस पूरे समाज को ऐसे कहा जाता है कागज पर कि ब्राह्मण इधर उधर बाकी सब चल जाते हैं, बाकी सब एक तरफ जाते हैं। सवर्ण समाज है, ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इस पूरे समाज की कोई अपनी पार्टी नहीं है। लोजपा किसकी पार्टी है आपको पता ही है, आरजेडी किसकी पार्टी है आपको पता ही है। नीतीश जी ने इधर 1-1.5 महीने में साबित कर ही दिया कि वो किसकी पार्टी लेकर चल रहे हैं। भाजपा ने अपने आप को एकदम पूरी तरह से पार्टी बना ली है व्यापारियों की। कांग्रेस आज की डेट में किसकी पार्टी है कह पाना संभव नहीं है। मैं उस डिबेट में बिहार के संदर्भ में समझा पाना मुश्किल है कि कांग्रेस किसकी पार्टी है। कांग्रेस हारे हुए योद्धाओं की पार्टी है। 70 लोग टिकट लेंगे, 19 लोग जीत के आएंगे, वो भी भगवान भरोसे। तो इस पार्टी के फिर कितना टिकेंगे ये भी भगवान भरोसे, उम्मीद ही नहीं है। देखिए, एक ब्राह्मण को मौका मिला, मदन मोहन झा जी को, क्या हुआ उनके, अब हमको लगता है कि दोबारा ब्राह्मण को मौका भी मिलेगा नहीं इस पार्टी में, जो परिस्थिति आई हुई है। खैर, इस बात को कहने के पीछे मेरा मकसद है कि ये जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक को एक पार्टी चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता चाहिए, एक ऐसा पॉलिटिकल फेस चाहिए जो इसे रिप्रेजेंट कर सके, इनकी बातें कर सके। चिराग पासवान करना चाहते हैं। उनकी बातों से मैंने 4 दिन पहले जो पंचनामा किया था, मैंने बताया था वो A to Z की बात करने लगे हैं। वो करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अब हम सबके पास लेकर जाएंगे अपनी पार्टी को। इसके अलावा पासवान वोट बैंक जो बिहार में है वो 6 से 8% के आसपास है। ये आम धारणा है, मतलब 5% था, ये बढ़ के 6 से 8 हो गया। इसमें जोड़िए आप 5% ब्राह्मण और 6% भूमिहार को जरा जोड़ के देखिए आप, ये आंकड़ा आपका चला जाता है कुल मिलाकर 12 से 15% के आसपास। और पूरा सवर्ण जोड़ लेते हैं तो ये वहाँ तक आराम से पहुँच जा रहा है। नीतीश कुमार के अब समीकरण को जोड़ा जाए, लवकुश दोनों मिला लेते हैं तो मिला जुलाकर 12% तक पहुँचता है। लवकुश के अलावा हम जितनी उपजातियाँ हैं सबको बोल रहे हैं, सब जोड़ लीजिए, 12% तक पहुँचता है।
तो अगर नीतीश कुमार से बड़ा वोट बैंक लेकर आ पाते हैं चिराग पासवान, साध पाते हैं उस समीकरण को, तो भाजपा उनके साथ चल सकती है। भाजपा के साथ उनके आने वाले भविष्य में संभावनाएं बन सकती हैं। और देखिए यहाँ असली खेल क्या है, इतना आसान नहीं है। 5 साल तक राजू तिवारी को और चिराग पासवान को बिहार की जनता का समय मिला हुआ है। 5 साल में अपने आंदोलनों के माध्यम से, जनता तक पहुंचने के माध्यम से ये जाकर एहसास करा सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये एहसास करा सकते हैं कि दलितों की एक पार्टी है जो कि ब्राह्मणों को भी मौका दे रही है, ब्राह्मणों तक पहुंचने की बात कर रही है। और इसमें इनको जो फ़ायदा सबसे बड़ा मिल सकता है वो ये है, देखिए भाजपा को तो डर अंदर से होगा ही। अगर चिराग पासवान भाजपा के वोट बैंक की तरफ अगर अपना झुकाव बढ़ाएंगे तो भाजपा को डर तो लगेगा ही, नज़र उसकी भाजपा की बनी रहेगी। और आपको एक खास बात है, देखिए सबसे पहले कहा था कि सब्सक्राइबर होगा तब ना लोग देखेगा, तो एक सब्सक्राइबर तो भाजपा आपका फिक्स है चिराग पासवान का, वो तो देख ही रहा है, वो हर एक्शन रिएक्शन पे उसकी नज़र है। तो अब जो करते हैं वो मैसेज आपको पहुँचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो धीरे से पहुँच जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ चिराग पासवान के पास है वो ये है कि 5 साल बाद यहाँ से चिराग पासवान 40 साल के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 40 साल के होंगे। आप जरा इस तरफ देखिए, नीतीश कुमार 74 साल के हो जाएंगे, आरसीपी सिंह लगभग 67 यानी 67 साल के हो जाएंगे। इस दोनों बड़े नेताओं में ही जदयू का राजनीति छुपा हुआ है। भाजपा अगर स्वावलंबी हो पाती है तो फिर चिराग पासवान को भाजपा के साथ जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर बात समझिएगा, अगर भाजपा आज कमज़ोर है तभी वो चिराग पासवान के साथ अपना प्रेम संबंध सार्वजनिक नहीं कर पा रही है, नीतीश कुमार से डर रही है। और अगर नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो जाए या भाजपा मजबूत हो जाए तो भाजपा चिराग पासवान के साथ जाने से एक रत्ती भी हिचकेगी नहीं। उस भाजपा के सामने उस लोजपा के साथ जो लोजपा एक बड़े रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहती। देखिए प्रिंस जो राज जो हैं अपने पिता के बाद उनको इमोशनल पॉइंट से वहाँ की सीट वो जीत कर आ गए, लेकिन खास बात यही है कि वो लंदन से पढ़ कर आए हैं, बिहार की राजनीति में बहुत रुचि नहीं रखते हैं। रातों रात इस राजनीति का हिस्सा उनको बनाया गया उनके चाचा रामविलास के द्वारा, और पिता की विरासत को संभालने का जिम्मेदारी दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सुलभ नहीं है, वेवलेंथ मैच नहीं करता है, बिहार में रहना कम पसंद करते हैं, मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं, प्राइवेट लाइफ उनका अलग है, जो सार्वजनिक जीवन है उससे अलग है। इस वजह से उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है पार्टी में वो बढ़िया नहीं हो पा रही है। हालांकि वो चिराग के साथ खड़े हैं, चिराग से अलग नहीं है, लेकिन पार्टी को सार्वजनिक परिवार से हटाकर सार्वजनिक तौर पर ले आने का एक बड़ा कारण यही है कि अपने चाचा के जगह पर प्रिंस राज को वो सांसद तो बना सकते हैं, क्षेत्र के मुद्दों के लिए उनके पास लोग होंगे, लेकिन पार्टी और संगठन चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो सबसे सुलभता से मिल सके। आज जिस तरह से तेजस्वी यादव लोगों से मिलना शुरू किए हैं, राजद का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा। वहीं देखिए आप जगदानंद सिंह जो एक प्रोटोकॉल लगा दिए थे तो लोगों को मिलने से दिक्कत होती थी, तो उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है। वहीं आप देखते हैं कि रामविलास पासवान की भी सुलभता बहुत अच्छी थी, वो लोगों से लगातार मिले थे जो चाहते थे मिलना चाहते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि नीतीश कुमार का जो एज फैक्टर है उसके हिसाब से चिराग पासवान बहुत सटीक है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ये बात कि नीतीश कुमार या हों या लालू यादव हों या बिहार के कोई बड़े नेता हो, आप भाजपा के ही बड़े नेताओं का एज देख लीजिए, प्रेम कुमार का एज देख लीजिए, आप नंदकिशोर यादव का एज देख लीजिए, सुशील मोदी का एज देख लीजिए, और उनके हिसाब से मिलाइए आप तेज प्रताप तेजस्वी, चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया चौधरी को भी जोड़ लीजिए। ये जो नया एज ग्रुप है ये लंबी राजनीति करने आया है। अगर 10 साल भी बर्दाश्त करना पड़े यहाँ से सत्ता के लिए, और अगर पहले वाली राजनीति ना हो, मतलब कि इनके साथ चले जाए वो उनके साथ चले जाए, और अगर अपने स्टैंड पे खड़े रहें। देखिए चिराग पासवान ने एक सबसे बड़ी गलती की, जिस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार को निस्तो नाबूद कर दिया, 28 सीट हरा। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई मतलब उसमें कोई संशय ही नहीं कि उन्होंने कमजोर नहीं किया। उसके बाद जो वो सॉफ्ट हो गए कि 6 महीने का मैं समय देता हूँ नीतीश जी को सरकार चलाने के लिए, ये बहुत बड़ा टेक्निकल मिस्टेक हुआ। अगर उस वक्त ही वो अगर हमलावर रहते हैं और उस वक्त भी वो गृह विभाग को लेकर मतलब अगर चर्चाएं होती रहती तो आप बताते हैं कि नीतीश कुमार इतने असहज होते हैं कि वो खुद सरकार गिरा लेते हैं।
लेकिन नीतीश कुमार का वो फेज गुजर गया, अब वो ताकत अपने पास वापस कर लिए, द पावर हैज शिफ्टेड, और अब संघर्ष ही बचा है चिराग पासवान के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, कि वो संघर्ष करके जनता के दिलों में स्थान बनाए, और स्थान बनाने के बाद अपने पिता की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाएं, या अपने स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स है वो लेकर आना चाहते हैं, नई राजनीति, तो वो लेकर करें। लेकिन एक बात तो तय है कि अब नीतीश कुमार के पास इस 5 साल के बाद बहुत समय नहीं है राजनीति करने का, और पॉपुलैरिटी जिस तरह से नीतीश कुमार की गिरी है, आगे चल के बहुत हाईली अनलाइकली है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक यहाँ से बढ़ेगा। मुझे लगता है कि वो घटेगा ही। पॉपुलैरिटी लेटर हाफ में राजनीति का इतिहास रहा है, वो घटा ही है। शासन कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अपने पीक पर थे, उनके मृत्यु पर देखा आपने कि पूरे देश ने शोक मनाया, कितने पॉपुलर थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। सच्चाई यही है, फील गुड जब इस वक्त भाजपा पीक पे थे चुनाव हार गए। तो ये होता है। तो ये आज का पंचनामा विश्लेषण था, जहां चिराग पासवान की रणनीतियों के बारे में बात की गई और जिस तरीके से फैक्ट के जरिए तर्कों की बात रखी गई, शायद आप समझ भी गए होंगे कि चिराग पासवान में एक नई राजनीति करना चाहते हैं। वो जात और जमात से आगे निकलकर जिस तरीके से राजू तिवारी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं सवर्णों की जो वोट बैंक है उसमें वो सेंध मारना चाहते हैं और एक नई राजनीतिक परिपाटी स्थापित करना चाहते हैं। और जैसा कि एक और महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार की उम्र जो है 74 साल हो जाएगी, और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, ये संभावना भी है कि शायद उनकी जो लोकप्रियता वो घटती चली जाए, और चिराग पासवान के लिए मौका है, क्योंकि ये भी नौजवान है और आने वाले वक्त में एक दूरदर्शी सोच के साथ अब वो जो है रणनीति में उतर गए हैं और नीतीश कुमार को लगातार घेरते रहेंगे। तो आप देखते रहे भारत लाइव। हम आपको एक बात बता दूं आपको कि राजद ने जो एक बड़ा वोट बैंक नीतीश के खिलाफ सवर्णों का हुआ, याद है, भूमिहार वोट बैंक जी, जो काफ़ी अग्रेसिव हो गया, नीतीश के खिलाफ हो गया, एंटी सेंटिमेंट, नीतीश के एंटी सेंटिमेंट्स लेकर भागने लगा, उसको साधने के लिए एडी सिंह को भेज दिया राज्यसभा, उसको साधने के लिए अपनी पार्टी से कई लोगों को जोड़ा, और बिहार की लगभग सभी पार्टी, चाहे राजद ही क्यों ना हो, सभी के पास एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा, भूमिहार चेहरा है। लोजपा का समय आ गया है कि वो भी अब रामविलास पासवान से आगे बढ़ें और बड़े बड़े नेताओं को जन्म दें, ताकि उनके आधार पर राजनीति आगे कर सके। तो ये आज का हमारा पंचनामा विश्लेषण था। आप देखते रहें भारत लाइव। साथ ही साथ यूपीआई आपको नंबर दिख रहा है, उस पर जहाँ तक संभव हो आप डोनेट करिए, ताकि इसी तरीके से हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता आपके लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।